नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। रमेश दुर्गा के पास नहीं जा पाया और वो अंदर जाते जाते टीवी की तरफ देख रहा है और वो अपने मन में सोच रहा है, सुरेखा का छल कपट वाला दिमाग गलत हो सकता है, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। घूंघट के पीछे दुर्गा ही थी। अगर दुर्गा हम सबसे दूर रह रही है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बिना कोई कारण के दुर्गा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सुरेखा का दावा भी गलत नहीं किया जा सकता है। वो बोल रही है कि उसने खुद देखा है घूंघट के पीछे का चेहरा। मुझे अपनी तरह से इस बात को साफ करना होगा। इधर ट्रक वहां से निकलने ही वाला था कि पीछे से एक इंस्पेक्टर ने ट्रक पर डंडा पीटा और बोला, रुको। ज्ञान की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आई। दुर्गा भी ट्रक की ओर देखी और मन में सोचने लगी, कहीं इसी गाड़ी में तो मेरा ज्ञान नहीं है। ट्रक का ड्राइवर डरते हुए अपने साथी से बोलता है, लगता है हमारी चोरी पकड़ी गई। अब मुझे कोई नहीं बचाएगा, जेल की चक्की पीसनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर के हाथ में बड़ी वाली माइक थी जिससे आवाज़ दूर तक जाती थी। इंस्पेक्टर गाड़ी के ड्राइवर के पास गया और बोला, गाड़ी साइड में लगाओ, यहाँ से दुर्गा माता की विदाई वाली गाड़ी गुजरेगी। वो देखो आ रही है गाड़ी। दुर्गा माता की विदाई वाली गाड़ी के पास जल्दी से जाने के कारण इंस्पेक्टर ने अपना माइक ड्राइवर की बगल में ही रख दिया और बच्चों की भीड़ में चला गया। ड्राइवर ने भी ध्यान नहीं दिया कि मेरी बगल में माइक रखा हुआ है। गाड़ी में दुर्गा माता की मूर्ति थी और ढेर सारे बच्चों की भीड़। सभी बच्चे एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे। दुर्गा माता की विदाई बड़े धूमधाम से किया जा रहा था। उन लोगों के साथ में डीजे भी था जिसमें भक्ति सॉन्ग चल रहे थे। थोड़ी देर के लिए जब गाना बंद हुआ तो बच्चों का नारा सुनाई देने लगा। एक बच्चा जोर से चिल्लाया, दुर्गा माता की। तो फिर सभी बच्चे चिल्लाने लगे, जय। जब एक बच्चा बोलता, साल भर पर आती है, तो सभी बच्चे बोलते, बुद्धि बल देकर जाती है। इन्हीं नारों के साथ सभी बच्चे दुर्गा माता की मूर्ति लेकर वहाँ से गुजर रहे हैं। जैसे ही दुर्गा ने दुर्गा माता की विदाई होते हुए देखा, वो विलखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, अब सिर्फ आप ही सहारा हो माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ चमत्कार करो माँ। कुछ बच्चे नारे लगा रहे थे, साल भर में आती है, बल बुद्धि विद्या देकर जाती है, बल बुद्धि विद्या दाता दुर्गा माता की जय। तो वही कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे। एक बच्चे ने जब पटाखा जलाया तो डर के कारण उस बच्चे ने अपने हाथ में रखे सारे पटाखे फेंक दिए। पटाखा उड़कर उस रुई वाली ट्रक में चला गया जिसमें बच्चे किडनैप थे। पटाखे की चिंगारी से रुई में आग पकड़ ली और वहां हड़कंप मच गया। पुलिस जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन लगाया। दुर्गा माता की विदाई में शामिल सभी बच्चे डर से इधर उधर भागने लगे। जैसे ही ड्राइवर को पता चला कि उसके ट्रक में आग लग गई है, तो बिना सोचे समझे अपने साथी से हड़बड़ाते हुए बोला, अरे हमारी ट्रक में आग लग गई है, कुछ करो। अगर आग बढ़ी तो सारे बच्चे जलकर मर जाएंगे जिन्हें हमने रुई के अंदर दबा रखा है। अगर बच्चे मर जाएंगे तो हमें फांसी की सज़ा से कोई नहीं बचा पाएगा। इंस्पेक्टर वाली माइक के जरिए वहां उपस्थित सभी लोगों तक ड्राइवर की बात चली गई। दुर्गा की तो होश ही उड़ गए। ड्राइवर की बातें सुनकर कुछ पुलिस ड्राइवर को पकड़ने के लिए दौड़े तो कुछ पुलिस ट्रक में लगी आग की तरफ। ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होते ही वो वहां से भाग निकला। दुर्गा अपने बेटे के लाड़ में उस आग से लिपटी हुई ट्रक में चढ़ गई। रुई के अंदर धंसे हुए बच्चों तक हल्का हल्का धुआं जाने लगा। सभी बच्चों समेत ज्ञान भी घबरा गया। दुर्गा को आग में कूदने से सारे इंस्पेक्टर और पवित्रा देवी उसे रोकने लगे, लेकिन दुर्गा उस आग में कूदकर सारी रुई को उथल पुथल करते हुए उसमें चीखने लगी, ज्ञान ज्ञान मेरा बच्चा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास आ गई है बेटा। ज्ञान अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही खुश हो गया और मन में सोचने लगा, मम्मी मम्मी आप आओगी, ये मुझे मालूम था। पवित्रा की बात दुर्गा नहीं मानी और ट्रक में चढ़ गई। तो पवित्रा लौट कर वापस पास खड़ी अपनी गाड़ी के पास गई। वहाँ से अपने ड्राइवर को लाकर बोली, तुम चढ़ो ट्रक में, ज्ञान को और दुर्गा को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ड्राइवर उस ट्रक में चढ़ना चाहा, अचानक से उस रुई से में ब्लास्ट हो गया। दुर्गा के ऊपर आग की कुछ लपटें गिरी और वो उन्हीं रुई के बीच में गिरकर बेहोश हो गई। ये देख पवित्रा जोर से चीखी, उठो दुर्गा,
इतने में फायर ब्रिगेड आ गई और आग को बुझा दिया। सारे बच्चों को सही सलामत नीचे उतार दिया गया और दुर्गा को भी नीचे उतारा गया। दुर्गा अभी भी बेहोश थी। दुर्गा के पास एक इंस्पेक्टर जाने वाला था कि पवित्रा देवी उसके पास पहुंची और जल्दी से उसके चेहरे को उसी के घूंघट से ढक दिया। इंस्पेक्टर को दुर्गा के पास पहुंचने से पहले ही दुर्गा देवी उठी और इंस्पेक्टर पर चिल्लाने लगी, आप इस औरत के पास क्यों जा रहे हैं? इंस्पेक्टर, वो औरत घायल है, हमारा फर्ज है उसे देखना। अगर वो ज़्यादा जख्मी होगी तो हमें उसे हॉस्पिटल भेजना होगा। पवित्रा, इस औरत के प्रति आपका फर्ज आपको याद है और मेरे बच्चे के प्रति आपका कोई फर्ज नहीं है। आप जल्दी से हमारे बच्चे को हमें दीजिए। हम कुछ नहीं जानते। अभी आप जाइए और मेरे बेटे को ढूंढ कर मुझे दीजिए। इस ट्रक में से निकले बच्चों में से मेरा बच्चा है भी या नहीं है, ये भी तो कन्फर्म कीजिए। पवित्रा की बकवास बातों पर गुस्सा आने के बावजूद भी वो इंस्पेक्टर उन बच्चों में से ज्ञान को ढूंढने गया। इधर पवित्रा देवी अपने ड्राइवर के साथ दुर्गा को जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाई और ड्राइवर को बोली, इसे सीधा पवित्रा मेंशन में ले जाओ, कोई सवाल जवाब नहीं, एक पल के लिए भी यहाँ मत रुकना। पवित्रा वापस इंस्पेक्टर के पास आई और इधर उधर ज्ञान को ढूंढने लगी। ज्ञान उन भीड़ में से बाहर निकल कर आया और अपनी मम्मी को ढूंढने लगा। ज्ञान का चेहरा धुआं की वजह से काला हो गया था। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी को ढूंढ रहे थे। ज्ञान पवित्रा देवी को देखकर उनके सीने से लिपट गया। पवित्रा देवी ज्ञान के बालों को सहलाने लगी और उसके माथे को चूमते हुए सोचने लगी, मुझे माफ़ करना दुर्गा, मेरी वजह से तुम ज्ञान से पहले मिल नहीं पाई, लेकिन मैं क्या करती। अगर तुम यहाँ रुकती तो बात पुलिस तक चली जाती। तुम इतनी जल चुकी थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही पड़ता। एक बार अगर हॉस्पिटल में चली जाती तो तुम्हें दुनिया की नज़रों में आने से कोई नहीं रोक पाता। इसलिए ज्ञान से तुम्हें सबसे पहले नहीं मिलवा पाई। वो इंस्पेक्टर आया और पवित्रा देवी से बोला, मन भर कर लिया अपने बेटे को प्यार? हमने अपना काम पूरा किया, अब बताइए वो औरत कहाँ है? वो पूरी तरह से जल चुकी थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही बहुत ज़रूरी है। पवित्रा, तो जाइए ढूंढिए, मैं नहीं जानती किसी को, मेरा बेटा मुझे मिल गया, अब मैं घर जा रही हूँ। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, अभी तो आपने मुझे बच्चों के पास भेज दिया, अभी आप घर कैसे जा सकती हैं? अभी अभी आप उस औरत के पास बैठी थी, मुझे लगा आपकी कोई लगती है, लेकिन आप तो उस औरत के नाम से भी भड़क रही हैं। अगर आप उसे जानती नहीं हैं तो सुबह से वो औरत आपके पीछे खड़ी क्यों थी? अगर आप उसे नहीं जानती हैं तो ट्रक से उतरने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रही थी आप? आप उसे बचा क्यों रही थी अपनी बहन की तरह? पवित्रा देवी, आप इंस्पेक्टर हैं इसलिए मैं चुप हूँ। आप मेरे बेटे को ढूंढ पाए इसलिए मैं चुप हूँ। आपकी वजह से एक माँ की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई इसलिए मैं चुप हूँ। आपकी वजह से मासूम बच्चों को अपने परिवारों से मिलने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं चुप हूँ। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाएंगे। उस औरत का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। हाँ, वो मेरे पीछे खड़ी थी लेकिन मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई लगती नहीं थी। मेरे पीछे तो न्यूज़ वाले भी थे, तो क्या वो सब मेरे सगे थे? नहीं ना। वो औरत जल रही थी इसलिए मैं उसे बचा रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के नाते। एक बात और, आप इन बाकी बच्चों की तरफ देखिए, कितने मासूम हैं सभी। सभी अपने माँ बापा से मिलना चाहते हैं और उनके लिए तड़फ रहे हैं। आप उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। उन बच्चों पर भी और मुझ पर भी। रही बात उस औरत की, तो वो अडल्ट थी, खुद का ख्याल रख सकती है। अभी एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी मैं अपने बेटे को लेकर घर जा रही हूँ। कोई भी पुलिस कार्रवाई में मेरी ज़रूरत होगी तो फ़ोन कीजिएगा, मैं अपने बेटे को लेकर आ जाऊँगी। पवित्रा देवी ज्ञान का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगी। ऑटो देखते ही पवित्रा फटाक से बैठ गई और वहाँ से निकल गई। रास्ते में पवित्रा बोली, अच्छा तो इसलिए तुम किडनैप हो गए? लेकिन ज्ञान, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा कहती है कि अजनबी लोगों के पास भी मत जाया करो, फिर तुमसे गलती कैसे हो गई? मैं सैम को हमेशा डांटती हूँ लेकिन तुम्हें कभी नहीं डांटती, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सैम से ज़्यादा समझदार हो। लेकिन आज तो तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ज्ञान, सॉरी आंटी, अब से मैं अकेले घर से बाहर जाऊंगा ही नहीं। लेकिन आंटी, आप पुलिस अंकल से ये क्यों बोल रही थी कि पुलिस स्टेशन सैम को लेकर आएंगी? पवित्रा मुस्कुराने लगी और बोली, मैंने सैम का नाम थोड़ी लिया था। मैं उनसे बोली कि अपने बेटे को लेकर आऊँगी। मेरा बेटा सिर्फ सैम थोड़ी है, मेरा असली बेटा तो मेरा ज्ञान है।
ज्ञान के गालों को चूमते हुए पवित्रा देवी ने कहा। ज्ञान, मम्मी क्यों नहीं आई? मैं उस छेद में से आपको और अपनी मम्मी को दोनों को देखा था, लेकिन वो तो यहाँ थी ही नहीं। मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा, वो मुझे लेने तक नहीं आई। और हाँ, जब मेरे पास धुआं पहुँच रहे थे तब भी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। पवित्रा, कोई बात नहीं ज्ञान, घर जाकर सबसे पहले मम्मी से ही मिलना। अब खुश? दुर्गा बेड पर लेटी हुई है, उसके बेड पर ही डॉक्टर बैठा हुआ है और एक डायरी में कुछ लिख रहा है। दरवाजे से ज्ञान, सैम, माया और पवित्रा देवी दुर्गा को देख रहे हैं। ज्ञान की आंखों में आंसू हैं और पवित्रा देवी की साड़ी को जोर से पकड़ा हुआ है। ज्ञान बार बार अपनी माँ के पास जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुर्गा के इशारे के कारण वो बाहर ही रुका हुआ है। डॉक्टर डायरी में लिखा हुआ पेज फाड़ा और अपने बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। दरवाजे पर खड़ी पवित्रा के हाथ में पर्ची को देते हुए डॉक्टर बोला, आप जल्द से जल्द इस मेडिसिन को मंगवा लीजिए और इन्हें टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। इसमें एक हाइजीनिक पाउडर होगा जिसे नारियल तेल में मिलाकर दिन भर में जितनी बार हो सके उतनी ही बार इनके जख्मों पर लगाइए। जल्द ही ये ठीक हो जाएंगी। इधर रमेश अपने कमरे में चारों तरफ घूम रहा है और अपने दोनों हाथ पीछे किए हुए सोच रहा है, वहम था या सच था या कोई गलती? किस कारण से मुझे उस औरत का चेहरा दुर्गा जैसा लगा? क्या वो सच में दुर्गा थी या बस मुझे लगा? 8 साल पहले जैसा पुलिस और सुरेखा ने बताया कि दुर्गा खुद जलकर मर गई, जो कि इम्पॉसिबल है। मुझे आज भी यकीन है कि या तो दुर्गा का मर्डर हुआ था या फिर कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि दुर्गा जैसी पढ़ी लिखी, समझदार, मैच्योर औरत सुसाइड करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हो सकता है किसी कारणवश दुर्गा को हम सबसे दूर जाना पड़ा हो। मैं ऐसे किसी निर्णय पर नहीं आ सकता हूँ। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। दुर्गा मुझे बड़े भाई की तरह मानती थी, मुझे भी भाई का फर्ज निभाना होगा। इधर पवित्रा मेंशन में डॉक्टर के जाने के बाद सभी लोग अंदर आ गए और दुर्गा के सामने खड़े हो गई। ज्ञान अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। दुर्गा भी ज्ञान को रोते हुए देखकर रोने लगी। पवित्रा दोनों को चुप करवाने लगी और फिर दुर्गा से बोली, आई एम सॉरी दुर्गा, मैं तुझे हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाई, लेकिन सच में कोलकाता के बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ तुम्हारा। डॉक्टर की गारंटी है कि तुम 5 दिनों में ठीक हो जाओगी। ज्ञान रोते हुए, सॉरी, वेरी सॉरी मम्मी, मुझे बचाने में आपकी ये हालत हो गई। दुर्गा, ज्ञान, तुम रोना बंद करो। अगर तुम रोते रहोगे तो मुझे भी रोना आता रहेगा। मैं इतनी लाचार माँ हूँ कि अपने बेटे को सीने से भी नहीं लगा सकती। जब से तुम किडनैप हुए हो तब से मैं यही सोच रही थी कि कब तुम मुझे मिलोगे और कब मैं तुम्हें ज़ोर से सीने में दबा सकूंगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती थी, बहुत चूमना चाहती थी, लेकिन सब खत्म हो गया। मैं लाचार, बेबस, अबला नारी बनकर रह गई। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा था। पवित्रा देवी भी उनके इमोशनल मोमेंट को देखकर इमोशनल हो गई। दोनों बच्चों की आंखों में भी आंसू भर आए। पवित्रा, तुम अबला नहीं हो और ना ही लाचार और बेबस। तुम दुर्गा हो, ज्ञान और बल की देवी हो, माया और सैम की आंटी हो, हमारी बहन, दोस्त, सब कुछ हो। दुर्गा के आंसुओं को साफ करते हुए पवित्रा ने कहा। रमेश सुरेखा को अपने कमरे में बुलाया और सोचने लगा, अब तक सुरेखा पवित्रा देवी करती थी, आज मुझे भी पवित्रा देवी का सहारा लेना होगा। आखिर कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? वो घूंघट वाली औरत पवित्रा देवी की बहन है, तो हमें पवित्रा देवी के घर जाना ही होगा और डायरेक्ट घूंघट के पीछे के चेहरे को देखा तो नहीं जा सकते, तो फिर कोई बहाने से ही जाना होगा। सुरेखा आकर बोली, पिया जी आपने मुझे बुलाया, बोलिए क्या काम है? रमेश, तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। खुश होते हुए सुरेखा बोली, कहाँ? कहाँ जाना है पिया जी? बोलिए बोलिए, कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? तुम्हारी फेवरेट जगह। सुरेखा, कहाँ? मुंबई? रमेश, पवित्रा देवी के घर जाना है। तुम पवित्रा देवी से दोस्ती करना चाहती हो ना, और हमेशा उसके घर जाने का, उससे बात करने का बहाना ढूंढती रहती हो, तो चलो फिर। मुंह लटकाकर सुरेखा बोली, वहाँ जाना है? मुझे तो लगा मुंबई। कहीं आप उस घूंघट वाली औरत का चेहरा तो देखने नहीं जा रहे हो? रमेश, क्यों? उसकी मुंह दिखाई हो रही है क्या? तुम देख कर आ गए और हमें भी जाएं। शांति से तैयार हो जाओ और चलो। नैना को भी ले लेना साथ में।
कल उसका बेटा किडनैप हुआ था। तुम जाकर अपनी चिंता व्यक्त करना, उससे तुम्हारी दोस्ती गहरी होगी। कोलकाता में घर चाहिए ना? सुरेखा: हाँ हाँ। रमेश: तो चलो फिर। इधर ज्ञान ने अपनी माँ के माथे पर से उसकी लटें हटाई और फिर उसके माथे को चूम लिया। फिर अपने माथे को दुर्गा देवी के होठों के पास ले गया, जिससे दुर्गा भी अपने बेटे के माथे को चूम पाई। दुर्गा: पवित्रा जी, आप प्लीज़ ज्ञान को कुछ खिला दीजिए। मेरा लाल भूखा प्यासा है अभी तक। और ज्ञान, तुम मुझे वादा करो कि आज के बाद इस घर के सदस्यों के बिना तुम कहीं भी नहीं जाओगी। तुम जब भी जाओगे तो इस घर का कोई भी एक मेंबर ज़रूर होना चाहिए, चाहे फिर वो माया के पापा ही क्यों ना हो। वादा करो। ज्ञान: ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगा। दुर्गा: देखो बेटा, तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम जल्दी ही 9 साल के हो जाओगे और तुम अभी भी बचपना करते हो। तुम खुद ही सोचो, आज तक मैं तुम्हें घर में पढ़ाती हूँ, क्यों? कोई ठोस वजह होगी तभी ना। मैं तुम्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने देती, इनफैक्ट पढ़ने के लिए भी नहीं, और तुम ऐसे ही बाहर निकल गए। हाँ, मुझे मालूम चला कि तुम अपने पापा की तस्वीर के कारण बाहर गए थे, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, घूमना टहलना, मिलना जुलना, सब कुछ इस घर के अंदर ही होगा। ज्ञान: लेकिन क्यों मम्मी? क्यों मैं सैम के साथ स्कूल नहीं जा सकता? क्यों मैं बाहर पार्क में नहीं जा सकता मम्मी? मुझे भी पार्क में जाना है, मुझे भी सबके साथ स्कूल जाना है। दुर्गा चिल्लाते हुए बोली: क्यों? क्यों तुम्हें स्कूल जाकर ही पढ़ना है? मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ कि तुम्हें 10वीं तक पढ़ा सकूँ। आज तक जितना भी तुमने पढ़ा है सैम से कम है? नहीं ना। जितना सैम जानता है उतना ही तुम भी सीख चुके हो, इसलिए स्कूल का नाम भी मत लेना। पवित्रा: बस दुर्गा, अब और नहीं चिल्लाओगी। अभी तक तुम बस आराम करो। इतने में डोरबेल बजी। पवित्रा बाहर गई और दरवाज़ा खोलने पर देखा कि सुरेखा और रमेश खड़े हैं। पवित्रा को सब याद आने लगा कि सुरेखा ने दुर्गा के साथ क्या क्या किया है। पवित्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो सुरेखा के गालों पर जोरदार चमाटा लगा दिया। अपने गाल पर हाथ रखकर सुरेखा गुस्से में पवित्रा को घूरने लगी। रमेश भी हैरान हो गया। गाल पर हाथ रखे हुए सुरेखा गुस्से से पवित्रा देवी को देख रही थी। नैना भी डर कर अपने पापा से चिपक गई। रमेश गुस्से में बोला: ये क्या बदतमीजी है? हम लोग आपके यहाँ आपकी हालचाल पूछने आए हैं और आप हैं कि। अंदर कमरे में दुर्गा की आंखें ज़्यादा खुल गई और वो दरवाजे की तरफ हैरान होकर देखने लगी और अपने मन में सोचने लगी, ये तो भाई जी की आवाज़ है, लेकिन वो यहाँ क्या क्यों आए हैं? अचानक से पहली बार इस घर में भाई जी का आना कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं उन्हें हमारी सच्चाई तो पता नहीं चल गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस घर में वो आज तक नहीं आई, ज़रूर कोई और ही होगा। किसी और आदमी की आवाज़ मुझे मुझे भाई जी की आवाज़ की तरह लग रही हो। माया से दुर्गा बोली: माया बेटा, आप बाहर जाकर देखो कौन आया है, आकर बताना ज़रूर कौन है। ठीक है आंटी, बोलकर माया वहाँ से बाहर चली गई। पवित्रा देवी विनम्र होकर बोली: सो सॉरी, सो सॉरी। एक्चुअली सुरेखा जी, आपके गाल पर मच्छर था। मुझे उस मच्छर को मारने से पहले आपको बता देना चाहिए था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। भाई साहब, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सुरेखा जी से पूछ लीजिए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस मिस्टेक के लिए प्लीज़ बुरा नहीं। पवित्रा देवी की बातों को काटते हुए सुरेखा देवी बोली: अरे पवित्रा जी, आप इतना माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मुझे मालूम है आप जानबूझकर ऐसा कहीं नहीं करेंगी। कोई बात नहीं, चलिए अंदर। रमेश की तरफ देखती हुई सुरेखा बोली: ये दिल की बहुत अच्छी हैं पिया जी, और ये मेरी दोस्त भी हैं। दोस्त थोड़ी ना जानबूझकर मारेगा। आप गुस्सा मत कीजिए पिया जी, अंदर चलिए। पवित्रा मुस्कान बुखेर रही है और साथ ही अपने मन में सोच रही है, मेरा तो मन कर रहा है कि दूसरे गाल पर भी लगाऊं, लेकिन खैर हो दुर्गा का, उसी के कारण तुम बच गई। दुर्गा के साथ जो तुमने किया है उसकी सज़ा थप्पड़ नहीं, फांसी है। माया बाहर आई और नैना को देखकर चीख पड़ी। नैना नैना भी सोफे पर बैठना छोड़कर माया के पास आ गई। दोनों बच्चे खिलखिलाते हुए हंसने लगे और बातें करने लगे। रमेश: दोनों बच्चे काफ़ी अच्छे दोस्त जान पड़ते हैं। वैसे आपका बेटा कहाँ है? बुलाइए उसे भी। पवित्रा देवी आवाज़ लगाई: सैम, बाहर आओ बेटा।
इतने में सुरेखा बोली, हम लोग न्यूज़ देखे, आपको बहुत मुश्किल से आपका बेटा वापस मिला है। लेकिन पवित्रा जी, आपका इतना बड़ा एक और बेटा है, आपने कभी बताया नहीं। बताना छोड़िए, लेकिन वो तो स्कूल भी कभी आज तक नहीं आया। पवित्रा घबराई हुई मन में सोचने लगी, इसका मतलब ये लोग न्यूज़ देखकर यहाँ आए हैं। इन न्यूज़ वालों की खोपड़ी में आग लग जाए। क्या ज़रूरत थी इन लोगों को न्यूज़ कवर करने की। अब ये लोग सोच रहे होंगे कि ज्ञान मेरा बेटा है। चलो कोई नहीं, ज्ञान को बेटा कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। सैम आकर बोला, हाँ मोम, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा, बोलकर पवित्रा दुर्गा के कमरे की तरफ चली गई और आवाज़ लगाते हुए बोली, ज्ञान बेटा, बाहर आना तो। माया दौड़ी दौड़ी अंदर गई और दुर्गा को बताने लगी, आंटी वो है ना, वो नैना के मॉम डैड आए हैं, मैं नैना के साथ खेलने जा रही हूँ। माया फिर से बाहर चली गई। दुर्गा, ज्ञान जाओ बेटा, आप भी बाहर जाओ। एक बात और, वो नैना के मम्मी पापा है ना, तो आप उन दोनों के पैर छू लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। प्लीज़ बेटा जल्दी आना, मैं अकेली हूँ ना। ज्ञान भी वहाँ से चला गया। दुर्गा अपने मन में सोचने लगी, आप नहीं जानते हो बेटा, वो दोनों तुम्हारे अपने हैं, बहुत ज़्यादा अपने हैं। आज अगर तुम्हारी ताई जी मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती होती। ज्ञान बाहर हॉल में आया और सुरेखा के साथ रमेश के भी पैर छू लिए। जब ज्ञान रमेश के पैर छू रहा था तब रमेश की धड़कनें तेज हो गई और वो अपने आप में सोचने लगा, इस बच्चे के करीब आने से मुझे अजीब सा एहसास क्यों होने लगा। आखिर क्यों आज तक कभी ऐसा एहसास क्यों नहीं हुआ, फिर आज क्यों। तभी अचानक रमेश का फ़ोन रिंग हुआ और वो अपना फ़ोन निकाल कर बोला, पता नहीं कौन है, 3 दिन से परेशान हो गया हूँ। जब भी मैं फ़ोन उठा रहा हूँ अच्छे से आवाज़ ही नहीं आ रही है। एक काम करो बेटा, मेरे फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर दो। ज्ञान रमेश का फ़ोन लेकर अपने कमरे में गया और दुर्गा के सर के पास रखे टेबल पर चार्जिंग पर लगा दिया। ज्ञान, मम्मी आपके लिए पानी ला दूँ। दुर्गा, नहीं बेटा, आप जाओ बच्चों के साथ खेलो। ज्ञान वहाँ से बाहर चला गया। रमेश, सभी बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है, कितने खुश हैं सभी एक साथ। पवित्रा, हाँ आज स्कूल बंद है ना, इसलिए। वैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से हटकर एक नया रिश्ता बन गया हमारे बीच। ऐसा रिश्ता जिसे अब सुरेखा जी चाहकर भी नहीं तोड़ सकती हैं। हंसते हुए सुरेखा बोली, जी जी बिल्कुल, हमारी दोस्ती अटूट रहेगी। पवित्रा सोचते हुए, अटूट तो हो गई है सुरेखा जी, लेकिन दोस्ती नहीं, दुश्मनी। आपसे ऐसी दुश्मनी निभाऊंगी जिसे आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। जिस तरह आप दुर्गा को बेघर किया है उससे बदतर जिंदगी आपको मिलेगी। रमेश, आप क्या सोचने लगी। वैसे आपके घर में और कौन कौन है, मिलवाइए सभी से। पवित्रा जी, मेरे हस्बैंड तो अभी घर पर नहीं है, फिर कभी मिल लेंगे वो आपसे। अब तो आना जाना बना ही रहेगा। चहकते हुए सुरेखा बोली, जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप बोलो तो आपके घर के बगल में ही घर खरीद लेंगे, फिर हम दोनों हर रोज़ एक दूसरे से मिल लेंगे। रमेश धीरे से बोला, सुरेखा इतना भी उत्साहित मत हो जाओ कि उन्हें तुम्हारी नीयत पता चल जाए। सुरेखा हंसने लगी। रमेश, तो पवित्रा जी, आपके साथ में जो घूंघट वाली औरत थी वो कहाँ है, हमने न्यूज़ में देखा था। पवित्रा परेशान हो गई। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।